बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर के। उत्तर प्रदेश में जो सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ है उसका बहुत उत्साहजनक असर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर राज्यसभा का चुनाव देखेंगे तो वहां पर एक किस्म की डकैती हुई है। विधायकों को खरीदने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक शगल बना लिया है, उसी तरीके का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। लेकिन सभी ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर के चल रही है और जाति जनगणना उसका मूल आधार रहा है। समाजवादी पार्टी जो राजनीति करती है उसके अंदर सामाजिक न्याय का मुद्दा, समता का मुद्दा सर्वोपरि है। कांग्रेस पार्टी ने अभी पहले पदयात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा की थी, इसके बाद में अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है। उसका एक सकारात्मक असर उत्तर प्रदेश के अंदर है। दोनों पार्टियों के मिलने के बाद में मोटे तौर पर यह माना जाता है कि इस गठबंधन का 40% वोट है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक असरकारी भूमिका के अंदर दिखलाई पड़ेगा। आज हम इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे और हमारे साथ में मौजूद हैं अरुण त्रिपाठी जी, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अरुण त्रिपाठी जी देश के तमाम सारे अखबारों के संपादक भी रहे हैं, लेखक हैं। लगातार कई किताबें आपने प्रकाशित करने का काम किया है और समाजवादी चिंतक के तौर पर आपको जाना जाता है। हमारे साथ में को-होस्ट के तौर पर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं। कुछ इस समय मौसम की ऐसी स्थिति है कि मैं यहाँ भोपाल में जहाँ पर हूँ पूरा अंधेरा है। दोपहर में ही अंधेरा हो गया था पूरा, एक तरीके से आंधी तूफान के बाद में। तो इसी बीच में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अरुण त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, हम इस कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एक अभी अरुण त्रिपाठी जी जब तक एक इसको अपना सेट कर रहे हैं, तब तक डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी एक टिप्पणी करें। बनारस के अंदर किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है इस गठबंधन के बाद में, किस तरीके की उत्तर प्रदेश के अंदर संभावनाएं बन रही हैं। अगर अरुण जी, अगर आपको आवाज मेरी आ रही हो तो शुरू करें। जी, मुझे लगता है कि उन तक आवाज नहीं पहुंचा, तो हम जी पहले कहें कि डॉक्टर इंडिया तिवारी जी गठबंधन, की टिप्पणी लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी जी इंडिया बोले बोले गठबंधन तिवारी जी। जब से बना, उसमें खास करके नीतीश कुमार जी की भूमिका बड़ी अग्रणी थी और बड़ी तेजी से उसमें उभार आया और बहुत तेजी से उसकी लोकप्रियता भी बढ़ी और बहुत एक बढ़िया संदेश गया देश में। देश की जनता की जो आकुलता थी कि उसको विकल्प चाहिए, तो उसको लगा कि नहीं, अब हमें एक विकल्प मिल रहा है। और पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक बहुत ही उत्साहजनक रही। लेकिन फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया, उसमें थोड़ा-सा शिथिलता आई और कहीं न कहीं से थोड़ा-सा नाराज़गी भी हुई दलों में। और फिर ये लगा कि अब क्या कि अपना गोदी मीडिया लग गया कि अब तो ये गठबंधन खत्म हो गया और क्या है, कैसे है, इन लोगों का कोई वो नहीं। लेकिन जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किए मणिपुर से, तो फिर उधर से थोड़ी गर्माहट शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ा प्रांत हमारे देश में उत्तर प्रदेश है और कहा जाता है कि दिल्ली का राम ये दिल्ली का सिंहासन पर उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होके जाता है। 80 सीटें यहाँ पर हैं और बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और फिर उसमें परिणाम ये हुआ कि आते-आते बीच में तमाम झंझावातों से जूझते हुए उत्तर प्रदेश में फिर ये हुआ कि सीटों की का पहले तालमेल बैठ जाए और सीट शेयरिंग पहले हो जाए, ये तय हो जाए, वो तय हो जाए, सब होता रहा। लेकिन फिर ये हुआ कि ये नहीं हो रहा है। अपना जैसे अमूमन होता रहता है भाई, जब 2 दल है, 3 दल है, इतने दल हैं, तो उनकी आपस में भी हित टकराते हैं और उसको लेकर के फिर ये हुआ कि ये तो नहीं हो रहा है, टूट गया, क्या हुआ। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची है हमारे चंदौली में, तो चंदौली में खास करके जो लोग एक तरीके से हाशिए पर पड़े हुए थे, वाम दल, कम्युनिस्ट पार्टियां, वहां उनका स्वागत की, माले और सीपीएम और अपने झंडे डंडे के साथ उनका वहां स्वागत किया गया।
और फिर उसके बाद चंदौली से आकर के फिर जो सबसे बड़ी चीज है कि जो पूरे देश के पैमाने पर, दुनिया के पैमाने पर, हालांकि राहुल गांधी की यह यात्रा बहुत संक्षिप्त यात्रा थी और अपना गाड़ी से चल रहे थे, पैदल बहुत ज्यादा पदयात्रा नहीं की, लेकिन जितने महत्वपूर्ण स्थल थे और खास करके उन्होंने सर्व सेवा संघ परिसर पर वहां वो रुके और उसकी पूरी व्यथा देखी और किस तरीके से गांधी दर्शन को, गांधीवाद को, गांधी जीवन मूल्यों को ध्वस्त करने की कोशिश की गई, उसको उन्होंने देखा। और फिर उसके बाद चलते चलते यहाँ पर बनारस में उनके मंच पर सवार हुई अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल। मैंने यहाँ से एक मामला बना, लेकिन फिर भी उसके बाद ये रहा कि अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, ये जब तक सीट शेयरिंग नहीं तय हो जाता है तब तक हम उसमें शामिल नहीं होंगे। खैर जो भी जैसे हुआ, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश से निकलने की बारी आई, अंत में आते आते वो कांग्रेस और सपा के बीच का सीट शेयरिंग का मामला भी बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सलट गया। और खास करके उसमें है कि मध्य प्रदेश में भी ये समाजवादी पार्टी के लिए अपना एक सीट छोड़ा गया और उससे जो संदेश, जो कटता इसके पहले आई थी मध्य प्रदेश को लेकर के विधानसभा चुनाव में, वो सब एकदम से सरसता और मीठेपन में अपना बदल गया। और फल परिणाम ये हुआ कि आगरा में अखिलेश यादव जी उनके यात्रा में शामिल हुए और शामिल ही नहीं हुए, उसके बाद जनता का वो उत्साह वहां देखने लायक था। आगरा में पूरा भीड़ उमड़ पड़ी और सारे लोग अगल बगल के, और माने एक अभूतपूर्व उत्साह जिसे देखा जा सकता है जनता के बीच में और सारे राजनीतिक दलों के बीच में, वो अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। और फिर ये कहा जा सकता है कि उसके बाद से फिर एक बार ये जो गोदी मीडिया ने भी उसको जो सो उससे अपने आप को अलग नहीं रख पाई और तो वो उत्साह वो कायम हुआ। लेकिन उसके बाद उसी उत्साह का परिणाम ये हुआ कि फिर इन लोगों ने अपना थैली, साह लोग थैली लेकर के जुड़ गए यहाँ पर। अभी राज्यसभा का चुनाव होना था और राज्यसभा के चुनाव में जहाँ ये 10 सीटों में एक तरीके से सहमति बनी हुई थी कि 7 सीट और ले लेंगे, 3 सीट हमारी हो जाएगी और जीत जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने अंतिम समय में एक अपना कैंडिडेट अपना खड़ा कर दिया और फिर वो घमासान हुआ। लेकिन वो राज्यसभा का चुनाव तो अपने जगह अपने जगह है। और ये जब एक साथ आ गई, कांग्रेस और सपा एक साथ आ गई, तो और भी जितने फुटकर फुटकर दल इधर उधर जा रहे थे, वो लोग भी अब धीरे धीरे अब उनमें भी उनको है कि नहीं, अब इसको फिर मजबूत किया जाना चाहिए, ये तो विकल्प बन रहा है। और इतना नहीं हुआ, यहाँ का असर बिहार में भी पड़ गया है और हो सकता है कि बहुत जल्दी नीतीश कुमार भी एक बार फिर पलटी मारने के स्थिति में आ गए हैं। तो इस तरीके से वो जो वैकल्पिक व्यवस्था होती थी, वैकल्पिक राजनीति जो बनने वाली थी, वो राजनीति बनती हुई दिखाई पड़ती है अपना ये सपा और कांग्रेस के इस गठबंधन ने। लेकिन इसमें और विस्तार करने की आवश्यकता है और हमारे अखिलेश जी ने कहा है कि नहीं, हम अपने छोटे छोटे दलों को, और भी जो दल है उन सारे लोगों से बात किया जाएगा, उन सारे लोगों को यथासंभव एडजस्ट किया जाएगा। हमारे सामने सीट का मामला नहीं है, हमारे सामने है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट कैसे जीत सकते हैं और उस जीत का हम समीकरण बनाएंगे। धन्यवाद। जी सुनीलन जी। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत उसका विस्तृत वर्णन किया। मैं त्रिपाठी जी के पास आता हूँ। त्रिपाठी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आपकी टिप्पणी लेना चाहेंगे। आपको आवाज आ रही है अरुण त्रिपाठी जी? मुझे लगता है कि उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं जागृति जी के पास आता हूँ। जागृति जी सामाजिक और भारत जोड़ो आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा हैं और लगातार सक्रिय हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ये जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है, इसका किस तरीके का असर आप देखते हैं? पिछली बार प्रियंका जी भी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सक्रिय रही थी, इस बार भी अभी वो न्याय यात्रा के अंदर वो शामिल रही हैं। किस तरीके का असर आपको दिखलाई पड़ता है? जी जागृति जी। मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि एक जो नया नेतृत्व पूरे हिंदुस्तान में उभर रहा है, उसका उसकी एकजुटता के तौर पर देखती हूँ। एक तरफ पुराने थके थकाए लोग हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल जी, प्रियंका जी
और हेमंत सोरेन और तमाम साउथ में भी नए नेता आ रहे हैं जो अपने आप में इस देश को एक जो इंडिया का जो वैचारिकी है उसके ऊपर पॉलिटिक्स करने के लिए बाध्य कर रहे हैं और ये एक शुभ संकेत है अपने आप में। दूसरी तरफ ये गठजोड़ जो है जनता के स्तर पर भी दिखाई दे रहा है कि जब कांग्रेस उस नैरेटिव को लेके चल रही है जहां बहुजन की वैचारिकी को लेकर के गांधी की विचारधारा तो थी ही कांग्रेस की विरासत में, उसके साथ जो सामाजिक न्याय की समाजवाद की जो विचारधारा है इस विचारधारा के साथ आकर के जो एक मजबूती खड़ी होगी तो इस देश का जो भविष्य गर्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा था एकदम क्रोनी कैपिटलिज्म और दक्षिणपंथी मंदिर मस्जिद की राजनीति में, उसमें एक नया पैरेलल जो उभार हो रहा है जो विचारधारा के आधार पर फिर से मजबूती से खड़े होकर के लड़ने वाली, जिसमें पुराने नीतीश जैसे तमाम जो आंदोलन से निकले समाजवादी लोग थे जिन लोगों ने अपनी विरासत का गला घोट दिया एक तरह से, वो सारे लोग साइड हो जाएंगे और ये जो नई पीढ़ी निकली है वो अपने आप में मजबूती से लड़ेगी और इसकी जमीन जो है यूपी बिहार हमेशा से रहा है और फिर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरह बिहार और उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से गठबंधन हुआ है वो अपने आप में एक विकल्प पूरे देश को देगा और पूरी राजनीति जो है बदलेगी, बदलाव की तरफ जाएगी, ये मुझे इसका शुभ संकेत लगता है क्योंकि अखिलेश जी का और राहुल जी का, प्रियंका जी का या और जो पल्लवी पटेल भी उसमें शामिल कर सकती हूँ महिला के तौर पर और भी जो भी मजबूत इस तरह के लोग हैं, मैं तो चाहूंगी कि और भी दलित नेतृत्व में भी जो उभरता हुआ नेतृत्व है उनको भी साथ लिया जाए, जो भी पार्टियां हैं पंथी पार्टियों का भी एक आधार रहा है यूपी में तो उनको भी सीट शेयरिंग में भी ध्यान देते हुए उनको भी लिया जाए क्योंकि उनके पास कैडर है, बाकी कुछ भले ही सीट जिताने की स्थिति ना हो लेकिन उनकी मजबूत कैडर है जो संघर्ष करना जानते हैं, जमीन पे पकड़ होती है, तो बिहार वाला प्रयोग यहाँ भी दोहराया जाना चाहिए अपनी तरीके से और वोट परसेंटेज में देखेंगे तो हम तो नहीं मानते कि कभी भी सपा ने उस लड़ाई को हारा है, तो ये मजबूती जो है उसमें प्लस होगा चाहे वो भले ही कितना कम दिखाई देता हो लेकिन कांग्रेस का वोट परसेंटेज जुड़ेगा और छोटी छोटी पार्टियों का जुड़ेगा तो निश्चित तौर पर एकजुटता के साथ जो एक सेकुलर आइडियोलॉजी के साथ खड़े होने वाली 60% जनता है वो एकजुट होकर के आएगी और उत्तर प्रदेश में केवल जो सेफोलॉजिस्ट हैं और तमाम लोग कह रहे हैं कि 25-30 सीटें अगर जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, अगर गठबंधन जीत जाता है, इंडिया जीत जाता है तो भी इनकी सरकार बनने में इनको पसीने छूट जाएंगे, नहीं बनेगी। और दूसरा एक बहुत मजेदार नैरेटिव ये भी है कि उत्तर प्रदेश में जो पूरी तरह से जो बेरोजगारी का आंदोलन, ईवीएम का आंदोलन इस तरह से और पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन भी जिस तरह से खड़ा हुआ है उसका प्रभाव भी पड़ेगा तो निश्चित तौर पर वो चीजें पक्ष में इंडिया गठबंधन के जाते हुए मैं देख रही हूँ। एक और मजेदार बात है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार है वो मानी जाती है कास्ट की जो पॉलिटिक्स है उससे कहूँ तो राजपूत लॉबी जो है मजबूती से खड़ी रहती है, लेकिन आज की डेट में उन्हें ये खतरा लगता है कि जिस तरह का कंट्राडिक्शन बीजेपी के अंदर उभर रहा है उसमें राजनाथ सिंह हो या योगी आदित्यनाथ हो उन लोगों को साइड किया गया है बिल्कुल से केंद्र के द्वारा, तो इनका भी कंट्राडिक्शन है कि मुझे नहीं लगता कि ये यूपी में चाहेंगे कि यहाँ से इतनी बड़ी तादाद में इनको सीटें मिले और फिर ये 300 और जो 400 पार जाने की बात कर रहे हैं वहां तक जाएं, क्योंकि अगर वो मजबूत होंगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश का नेतृत्व खतरे में पड़ेगा और जो ये लॉबी है पूरी सवर्ण लॉबी में भी जो कहा जाता है 99% जो है बीजेपी के साथ जाती है वो भी अपनी पॉलिटिक्स बहुत महीनी तरीके से वो अगर खेल रही है तो उसे ये समझ में आ रहा है कि अगर इनका इसी तरह से ये मजबूत रहे तो गुजरात लॉबी पूरे देश पे फिर हावी रहेगी, जो यूपी बिहार के लोग नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि कहीं उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनकी हिस्सेदारी कमतर हो रही है या उनके नेताओं को महत्व नहीं मिल रहा है। ये भावना अगर मजबूत होती गई चुनाव के टाइम तक कि ये बाहर वाले लोग जो है यूपी पर कब्जा कर रहे हैं जैसे बंगाल में हुआ, जैसे साउथ में है, उसी तरह का नैरेटिव अगर उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी खड़ा हो गया, बिहार में तो है यूपी में, तो यूपी में इन लोगों के लिए स्थितियां आसान रहे कि नहीं, क्योंकि जिस भी स्थिति में हो तो
यूपी कांग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो अमेठी यही है, रायबरेली यही है, इलाहाबाद, प्रयागराज और आनंद भवन यही है, और उसी तरह से इटावा यही है, मुलायम सिंह यादव की लेगेसी या सपा की लेगेसी भी यही है। तो ये पूरा गढ़ जो है ये अपने आप में ढहा देना या छीन लेना इतना आसान नहीं है। अगर ये विचारधारा के ऊपर और कमिटमेंट के साथ एकजुट होकर, एक साथ होकर इसी तरह से लड़े तो निश्चित तौर पर इन यूपी बदलाव फिर ला सकता है, जिसको अभी तक सबसे गड्ढा समझा जा रहा है, वो अपने आप में सबसे बड़ा परिवर्तनकारी प्रदेश हो सकता है, ये मुझे लगता है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जागृति जी। हमारे साथ में अरुण त्रिपाठी जी शुरू से जुड़े हुए हैं। उनसे आवाज आ रही है क्या त्रिपाठी जी आपको मेरी? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत देर से इंतजार हो रहा था आपका, आप ही को मैं आप लोगों को शुरू में सुन नहीं पाया, जागृति जी को थोड़ा सुना मैंने, लेकिन अब मेरी आवाज कोई बात नहीं। आप हाँ, मैं आपको हम जानना चाहते हैं क्योंकि आप अयोध्या के बहुत करीब हैं और भारतीय जनता पार्टी या योगी या मोदी की जोड़ी जो है वो पूरा चुनाव ध्रुवीकरण के आधार पर लड़ना चाहती है और जीतना चाहती है। आज जिस तरीके की परिस्थिति उभरी है उससे ऐसा लगता है कि वो कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी का शेक कर गया है और इसलिए 22 तारीख के तुरंत बाद जिस तरीके की रणनीति अपनाने को मजबूर होना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो FIR दर्ज करना हो न्याय यात्रा के ऊपर नॉर्थ ईस्ट में, आसाम के अंदर, या जो ऑपरेशन करना हो नीतीश वाला या झारखंड वाला, या फिर ज्ञानवापी का मुद्दा फिर से उठाना हो या चंडीगढ़ का मुद्दा, जो जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उससे ऐसा लगता है कि ध्रुवीकरण का जो एक प्रयास था वो खुद फेल होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। तो इस परिस्थिति के अंदर आपको क्या लगता है कि सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो कितना असरकारक होगा उत्तर प्रदेश के अंदर? आप बहुत नजदीक से उत्तर प्रदेश की राजनीति का राजनीतिक विश्लेषण करते रहे हैं। जी अरुण त्रिपाठी जी। जी सुनीलम जी, देखिए मैं अभी अयोध्या से करीब 25-30 किलोमीटर दूरी पर ही बैठा हुआ हूँ अपने गांव में, और जागृति जी जैसे बनारस में रहती है या बनारस में जो है सक्रियता रहती है इनकी, तो वैसे ही हम लोग भी इसी जोन में हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अयोध्या का अपना प्रभाव है और तमाम लोग जो है वो लगातार दर्शन करने और सारी चीजें करने जा रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि अभी कांस्टेबलों की भर्ती का मामला हुआ और पर्चा लीक हो गया और 60,000 के आसपास जो है वो रिक्तियां थी, उसके लिए 50 लाख 60 लाख लोगों ने अप्लाई किया। तो ये जो बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो बहुत प्रकट रूप से है। दावे नीति आयोग कुछ भी करे और बहुत सारे जो है वो सरकारी संस्थाएं कुछ भी दावा करें कि हमने गरीबी मिटा दी है, बेरोजगारी मिटा दी है, जब गरीबी मिट गई तो बेरोजगारी भी मिट गई, इस तरह के तमाम क्लेम किए जाते हैं। लेकिन जो जो एक तरह से जो है वो रियल प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स कंटिन्यू कर रहे हैं। रियल प्रॉब्लम चाहे महंगाई की प्रॉब्लम हो, चाहे बेरोजगारी की प्रॉब्लम हो, चाहे किसानों की खेती से जुड़े हुए MSP का सवाल हो। अब वो मतलब 320-40 ऐसे ही जो है वो गन्ने की कीमत मिल वाले दे रहे हैं, 400 रुपए जो है क्रेशर वाले दे रहे हैं। तो लोगों के अंदर उम्मीदें हैं कि भाई जो है गन्ने की कीमत बढ़नी चाहिए थी, वो गन्ने की कीमत नहीं बढ़ी। अच्छा, जो छोटा जानवर है उनकी समस्या अलग है, कहने के लिए गौशालाएं हैं वो एक अलग मामला है। तो लेकिन वहां जानवर नहीं जाते, जानवर खेतों में ही रहते हैं और धान चर जाते, गेहूं चर जाते हैं, धान चर जाते हैं, गन्ना चर जाते हैं और लोगों का एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट और खर्चा बढ़ गया है, कटीले तारों से लेकर के और खाद और पानी सब चीजों का, लेकिन उसका रिटर्न उस तरह से नहीं मिल रहा है। तो जो पढ़ा लिखा समाज है उसकी बेरोजगारी का आलम जो है वो आपने कांस्टेबलों की भर्ती में देख लिया। खेती का मामला जो है वो किसान आंदोलन जिन मुद्दों को उठा रहा है, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश धार्मिक ध्रुवीकरण के प्रभाव में किसान आंदोलनों में उतना सक्रिय नहीं होता, ये एक स्थिति है। लेकिन जो जागृति जी कह रही थी, जो कास्ट इक्वेशन है, वो उत्तर प्रदेश का जो रिजिम है वो रिजिम एक खास जाति की तरफ झुका हुआ बताया जाता है, ऐसा लोगों का परसेप्शन है। उनका जो डोमिनेशन है
और जो जाति बहुत खुल करके जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करती है, वो जाति कहीं ना कहीं उत्पीड़ित महसूस करती है। सबसे जो मतलब एक तरह से वर्ण व्यवस्था में जो प्रिविलेज कास्ट जिसको बताया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का जो कॉम्बिनेशन था, ब्राह्मण, अल्पसंख्यक और दलित, वो एक तरह से रिवाइव हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और उसमें अगर ओबीसी कॉम्बिनेशन का एड ऑन होता है तो ये एक जो है वो डेडली कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है सपा और कांग्रेस के गठबंधन का। इसकी जो है वो इसको हम ये कह के नहीं खारिज कर सकते कि जो है वो 2017 में भी ऐसा हुआ था, जो है वो 7 साल पहले ऐसा हुआ था तो वही हो जाएगा, तमाम लोग ऐसा इसको कह रहे हैं। अगर ऐसा फेट अकॉम्प्ली है तो उसके पीछे फिर कोई ना कोई जो है वो दूसरी चीजें हैं। सुनीलन जी, आप जिस चीज को बार बार उठाते रहे हैं, ईवीएम का सवाल है या चुनाव के जो चंदे का सवाल है कि कैसे जो है चुनाव को, जनमत को मैनिपुलेट किया जाता है, फिर वो जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, फिर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में मुझे लगता है कि 2022 में भी जो है उतनी बुरी स्थिति सपा की नहीं थी, और 2024 में जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, और दूसरी चीज बसपा का जो मतदाता है वो अपनी पार्टी से निराश है और वो बीजेपी की तरफ इंक्लाइन नहीं है, वो कहीं ना कहीं कोई वे आउट ढूंढ रहा है। तो उसके लिए जो है ये गठबंधन एक तरह से रेमेडी का काम करेगा, एक तरह से मार्ग प्रशस्त करेगा अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। और दिक्कतें जो है वो उत्तर प्रदेश में, राहुल गांधी की जो रैली हुई है आगरा में, उसका प्रभाव आप देख सकते हैं। आगरा में जो है कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ताओं की एकजुटता रही है। अन्य जगहों पर जो है सुल्तानपुर में, रायबरेली में, अमेठी में राहुल की रैलियां जो है बहुत प्रभावशाली रही है, युवा उनकी तरफ आए हैं। तो ये हम इस गठबंधन को कतई उस तरह से खारिज नहीं कर सकते जिस तरह से गोदी मीडिया या मुख्य धारा का मीडिया खारिज कर रहा है। मैं इसको एक गंभीर किस्म का जो है अलायंस मानता हूं, और ये इंडिया गठबंधन जिसको कि एनडीए ने या जो है वो भाजपा के नेतृत्व ने हवाई बना दिया था, वो एक जमीन पे जड़ पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो डेमोक्रेटिक रूट्स को स्ट्रेंथन कर रहा है, और डेमोक्रेटिक रूट्स को के स्ट्रेंथन का जो मूवमेंट है वो उत्तर प्रदेश में जो है अगर मजबूती पाता है तो वो देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रभावित करेगा। मुझे लगता है एक बात जो जागृति जी ने कही, ये बात निश्चित तौर पे तमाम लोग चर्चा में करते हैं जो भाजपा के समर्थक भी हैं, कि गुजरात और महाराष्ट्र का, गुजरात के व्यवसायी वर्ग का और महाराष्ट्र के जो है वो एक तरह से ब्राह्मण वर्ग का, ये कि इसके संगठनों और योजना का एक प्रभुत्व जो है वो पूरे देश में कायम हो रहा है। उत्तर प्रदेश भी उस प्रभुत्व के गिरफ्त में है, ये भावना भी है, और इस भावना का भी जो है कहीं ना कहीं एक तरह से ये परिलक्षित होगी चुनाव में, मैं इसको खारिज नहीं कर सकता। लेकिन अयोध्या का जो प्रभाव है और जो मैनिपुलेशन है, जो एक तरह से धार्मिक उन्माद के बहाने राजनीति को हाँकने की कोशिश है, वो अपनी जगह पर है, उसका उसकी प्रेजेंस है, उसका उसका मामला है। तो क्योंकि मैं अयोध्या भी गया था, और अयोध्या में मैं सामान्य तौर पे जो है जिस तरह से गाड़ी लेकर के और चले गए आप अयोध्या में, जो है नए घाट से लेकर के और गंदा नाला से होते हुए और फैजाबाद पार कर गए। एक तो आप उस तरह से नहीं जा सकते, बहुत सारे लोग पैदल ही जा रहे हैं, और तमाम लोगों को मैंने जिस तरह से बड़े पैमाने पर नहाते, जल चढ़ाते और प्रसाद चढ़ाते, और ये उपस्थिति अखिल भारतीय पर्यटकों की है या धार्मिक लोगों की है, वो है, उसको हम इनकार नहीं कर सकते, वो अपनी जगह पे है। लेकिन रियल इशूज रिफ्लेक्ट करेंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो है वो यूथ जो है वो एंग्विश्ड है। यूथ को जो है उसके दुख दर्द को कैसे जो है वो कम किया जाएगा, पैसा दे करके या भटका करके या उन्माद से, ये एक सवाल है। लेकिन यूथ जिस तरह से निकल करके आ रहा है इन रैलियों में, अब आज ही जो है राज्यसभा के चुनाव में जो किया सपा के साथ, वो अपने आप में एक चिंताजनक स्थिति है। तो क्या क्या हो सकता है ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभी मुझे इस गठबंधन से एक इंडिया के रिवाइव होने की, डेमोक्रेसी के जो है वो एक तरह से बचाव की एक उम्मीदें दिखाई। जी जी अरुण जी,
शुक्रिया। इस बीच में हमारे साथ में भाषा सिंह जी जुड़ गई हैं, देश की वरिष्ठ विख्यात पत्रकार हैं। आपका स्वागत है। मोतीलाल यादव जी जिला सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, उनका बहुत स्वागत है। एडवोकेट जमील अहमद आदमी साहब हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीधा भाषा सिंह जी के पास में चलता हूँ, क्योंकि उनके पास हर समय वक्त की बहुत कमी रहती है, इसलिए सबसे पहले मैं उन्हीं की टिप्पणी मैं ले लेता हूँ। और उनसे सीधा मेरा सवाल है कि क्या योगी मोदी की जोड़ी को परास्त किया जा सकता है? क्या अखिलेश यादव और राहुल की जो जोड़ी बनी है, क्या वो उसे परास्त करने में सक्षम होगी? आपके दिल्ली के गलियारे के जो विशेषज्ञ हैं वो इसके ऊपर क्या कहते हैं? जी भाषा जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनीलम जी। अब देखिए, दिल्ली के जो गलियारे हैं उनकी कहानियां सब अलग अलग हैं। सब कोई किसी कॉरपोरेट का गलियारा है, कोई किसी राजनीतिक पार्टी का गलियारा है। तो उनकी कहानियां तो आप तक और देश और जनता तक सब तक पहुंच रही हैं। लेकिन मुझे जो एक सकारात्मक बात लग रही है कि जो यूपी के ये लड़के, जिसको कल से चलाया जा रहा है कि यूपी के ये लड़के कुछ चेंज लाएंगे। और देखिए, भारतीय राजनीति में किस तरह से हो सकता है, क्योंकि सवाल सिर्फ यूपी के दो लड़कों का नहीं है, क्योंकि वहां पर तेजस्वी भी हैं और मैं तेजस्वी को भी लगातार जिस तरह से फॉलो कर रही हूँ बिहार में। और जो आपने सुनीलम जी जिस तरफ इशारा किया, और अरुण त्रिपाठी जी ने भी इशारा किया कि जो नौजवान हैं, नौजवानों का जो एक बड़ा हिस्सा है जो उद्वेलित है, आक्रोशित है, जो रोजगार को लेकर बात करना चाहता है, द रियल डेवलपमेंट की तलाश रहा है, उसको ये जो समीकरण है किस तरह से अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगा। उसमें मुझे लगता है कि राहुल अखिलेश का साथ आना और उधर तेजस्वी का एक विकल्प के तौर पे खड़ा होना उत्तर भारत के लिए एक सकारात्मक छवि है, एक इमेज भी क्रिएट कर रहे हैं। और ये जो साहस है कि जिस तरह का एक खौफ तारी है, जागृति दी यहाँ पर है बनारस से, तो वो तो इसको रोज महसूस ही कर रही है कि जब बुलडोजर चलता है तो सरसेवा संघ कैसे गिरा दिया जाता है। तो एक बुलडोजर का जो राज चल रहा है उसके बरक्स ये जो छवि है कि आप खुले में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो कि राजनीति में बहुत स्वाभाविक क्रिया है, पॉलिटिकल क्रिया है, लेकिन आज के दौर में वो बहुत दिलेरी वाली क्रिया में तब्दील हो गई है। वरना नेता का बाहर निकलना, लोगों से मिलना, विपक्ष का जाना, प्रोटेस्ट करना, ये एक लोकतंत्र के लिए अनिवार्य सी चीज है। लेकिन आप देखिए कि वो लोकतंत्र की जो अनिवार्य शर्त है वो इतनी दुर्लभ चीज हो गई आज की तारीख में, क्योंकि खरीद फरोख्त हो जाती है। अब देखिए अंतरात्मा की आवाज उत्तर प्रदेश में कैसे आती है, और उसके पक्ष में जो बोलते हैं शख्स वो आरपीएन सिंह हैं, जो राहुल गांधी के बड़े खास, हम सब लोगों को मीडिया में ब्रीफ करने वाले शख्स रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मोदी जी का किस तरह का करिश्मा है। तो ये जो एक वैकल्पिक नरेटिव बिल्डअप करना है, और जो खौफ, और ये बता रहे हैं कि सब कुछ मोदीमय हो गया है, सब कुछ राममय हो गया है, बस कोई गुंजाइश नहीं। दरअसल ये नरेटिव इसलिए भी बिल्डअप किया जा रहा है, इसलिए बनाया जा रहा है ताकि एक हताशा का माहौल बने, ये बताया जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता, बस यही आपका फेट है, यही भविष्य है देश का। तो मुझे लगता है कि इसमें चीरती हुई ये तस्वीरें आती हैं, और इसमें एक राहत की बात है कि इसके पक्ष में जो लोग उमड़े हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे ये कोई पेड हुजूम नहीं है कि जो आ रहा है, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ये जो लोग आ रहे हैं ये कोई पैसा देके बुलाई हुई टीम नहीं है, क्योंकि यहाँ तो उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पे कांग्रेस अपने बैंक खाते तक नहीं बचा पा रही है, और सिविल सोसाइटी का हाल हम सब जानते हैं। इसका मतलब है कि एक लेवल पर वह उस आक्रोश को, या वो जो स्पेस, लोकतंत्र का स्वाभाविक स्पेस है जो गायब था, जो जगह गायब थी विरोध की, प्रदर्शन की, उसको एक छवि मिल रही है, एक जगह मिल रही है, और लग रहा है कि हाँ यह एक शख्स है जो दिलेरी से सही सही बात कह रहा है। उस पे वोट कितना पड़ेगा, वोट का मैकेनिज्म कैसे डील होगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती और चैलेंज है आज की तारीख में। लेकिन
निश्चित तौर पर इस छवि ने, इस गठबंधन ने भीषण रूप से जो बुलडोजर वाली हताशा थी, जो सीबीआई ईडी रेड्स वाली हताशा थी, उसको एक चीरते हुए एक तस्वीर पेश की। और देखिए यही तस्वीर सुनीलम जी आप तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि किसान पेश कर रहे हैं। और मैं इसकी तुलना उसी किसान से करूंगी जो द्रोण को पतंग से काट रहा है। द्रोण उसके ऊपर आंसू गैस टपकाने आया है, उससे उमर भी सकता है किसान। लेकिन देखिए हम सब ने देखा कि लोगों ने कैसे तरीका निकाला कि लाखों रुपए का द्रोण है, उसमें हजारों रुपए का आंसू गैस भरा हुआ है, और उसको काटने के लिए वो 20, 40, 50 रुपए की पतंग उड़ाता है और उसको काटता है। ये जो साहस है, पतंग उड़ाने का साहस, द्रोण के बरक्स, तकरीबन उसी तरह का साहस राहुल और अखिलेश का साथ आना है। अब सवाल सबसे बड़ा है कि इसको वो सीमेंट में कैसे तब्दील करते हैं, वोट में कैसे तब्दील करते हैं, राजनीति में कैसे तब्दील करते हैं। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो खदबदाहट है, उसमें जो आपकी एजेंसी थी वो तो चौधरी चरण जी के विरासत को आगे बढ़ाते हुए पहुंच गई, जयंत चौधरी पहुंच गए मोदी जी के पास। उसमें किसानों को कैसे आप मोबिलाइज करेंगे, किस तरह से आप बताएंगे कि जो ये भारत रत्न है मधुरा गोपीनाथन के साथ आप कैसे, स्वामीनाथन के साथ कैसे खड़े होंगे। तो मुझे लगता है ये कड़ी तुरंत जुड़नी जरूरी है। और यह एक छवि और यह एक पॉलिटिकल माइलेज, आज देखिए अखिलेश की जो पूरी बातचीत है, बहुत अच्छा दाम अखिलेश ने आज खेला। आपने उसके 10 विधायक के करीब या 8 विधायक के करीब इधर से उधर कर लिए, और अखिलेश ने बहुत मैच्योरिटी से जवाब दिया कि हमने तो तीसरी सीट पे चुनाव इसलिए लड़ा था ताकि पता चल सके कि कौन इधर है कौन उधर है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये तब ना आता अगर इस तरह का गठबंधन ना होता। तो खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग और सबके बीच मुझे लगता है कि ये गठबंधन एक आस दिखा रहा है, और नौजवानों को जो भगवा लंपट में तब्दील करने की तरफ, एक तरफ राजनीति है, दूसरी तरफ उसके बरक्स नौजवानों को ही खड़ा करना। और उसमें राहुल गांधी, अखिलेश और तेजस्वी एक दूसरे ढंग के भारतीय नौजवान की छवि और एस्पिरेशन को, और पॉलिटिक्स को भी, क्योंकि यहाँ बात मुद्दों की हो रही है, बात वैकल्पिक नीतियों की हो रही है, बात एमएसपी गारंटी की हो रही है। तो ये भी अच्छा है कि भारतीय राजनीति में मुद्दों पर कांग्रेस कमिटमेंट के साथ बात कर रही है, और उसके पक्ष में लोग दिखाई दे रहे हैं। जी शुक्रिया। जी भाषा जी, आपने जो विश्लेषण किया वो बहुत मौजूद है। मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टर्न यूपी के अंदर इस समय जिस तरीके से सतपाल मलिक के ऊपर 100 लोगों को भेज करके छापे पड़वाए, 30 ठिकाने बताए गए, उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ, उससे भी एक जबरदस्त आक्रोश है। और सतपाल मलिक तो अभी जो है अस्पताल में है वो, लेकिन ताल ठोकने के लिए एकदम तैयार है। किसान आंदोलन की अभी जो 26 तारीख की जो रैलियां, जिस बड़े पैमाने पर लोगों ने भारतीय किसान यूनियन के साथ आकर के खड़ा होने का काम किया है, उससे ऐसा लगता है कि जयंत चौधरी का जिस तरीके का प्रभाव हम आंक रहे थे वो नहीं रहा है उनके पाला बदलने के बाद में। खैर बहुत सारी चीजें हैं जो अभी डेवलप होनी बाकी हैं। किसान आंदोलन ने भी 14 मार्च को दिल्ली में किसान महापंचायत करने का ऐलान किया है। उस समय किस तरीके का टकराव होता है ये भी देखना है। और अभी हरियाणा पंजाब बॉर्डर के ऊपर जो किसान डटे हुए हैं उनसे कैसे सरकार पेश आती है, और वो हरियाणा के किसानों का किस तरीके से पंजाब के किसानों को साथ मिलता है, ये सब इस तरीके के डेवलपमेंट्स हैं जिसको बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। लेकिन मैं बहुत आशावान हूँ क्योंकि दोनों तरफ के किसान संगठनों के साथ में मेरा संपर्क है और मैं उसको लगातार देख रहा हूँ। मैं यादव जी के पास में चलता हूँ। लोग कहते हैं कि पूरी धुरी जो है पॉलिटिक्स की वो तो वाराणसी है, और वाराणसी के अंदर आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मोतीलाल यादव जी बहुत वरिष्ठ हैं, आपने बहुत सारे चुनाव का उठापटक आपने देखा है। लोग कहते हैं कि कोई चुनौती ही नहीं दे सकता, और मोदी तो जो है एक तरफा उनकी लहर है, और वाराणसी के अंदर तो कोई चैलेंज ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है और कैसे लगता है कि जो ये जो गठबंधन बना है वो किस तरीके से चैलेंज देने का काम
कर पाएगा? कौन सा इक्वेशन आप देख रहे हैं? क्या गणित आपको दिखलाई पड़ता है? क्या मोदी के खिलाफ में इतनी बड़ी एक तरीके का समीकरण बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है जिससे आपको लगता है कि कुछ संभावनाएं बन रही हैं? मोतीलाल यादव जी। सभी लोगों को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान राजनीति कर रही है, आने वाले समय में बहुत बड़ा विस्फोट होगा इसके अंदर, क्योंकि भाजपा जिन लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर रहा है, ये लोग का विचार, मत और मन परिवर्तन और आत्मा की आवाज कभी भी बदल सकती है। जिन पार्टियों में 10-10, 20-20 साल इन लोगों ने सेवा किया है, अगर कि उससे भाजपा में जा सकते हैं पैसे के बल पर या जात के बल पर या लूट खसोट के तंत्र के कारण जा सकते हैं, तो कभी भी भाजपा थोड़ा सा डाउन होगा तो छोड़ सकते हैं। लेकिन जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन है या इंडिया का गठबंधन है, ये मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कर देगा। निश्चित रूप से इनको सत्ता से बाहर करेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन किसी एक पार्टी का नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में सपा के साथ है और बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी और तेजस्वी के साथ है, वहां हेमंत के साथ है, झारखंड में ऐसे हर जगह है। तो इंडिया गठबंधन से ही घबराई हुई है भाजपा सरकार या मोदी सरकार या गुजरात लाबी, जिसको आप कह ले। और परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को तोड़कर फोड़कर पैसा दे करके क्रॉस वोटिंग करवा करके ये बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि मेरे अलावा कोई नहीं है और मैं जो चाहूंगा वो होगा। इसके साथ निभाने वाले ये हमारे आज के मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, जिसको हम गोदी मीडिया की संज्ञा दे चुके हैं, ये सब कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जनता विकल्प तलाश रही है। जनता विकल्प तो तलाश तभी से रही है जब से कोरोना काल है। 50 लाख लोगों की मौत हुई, 2-2 हजार किलोमीटर लोग पैदल चले। आज भी देखा जाए तो भाजपा के विकल्प में जनता तड़फड़ा रही है। 50 लाख लड़के पुलिस की भर्ती में एग्जाम देते हैं और व्यवस्था में और परीक्षा में दोनों में लीकेज पाया जाता है। तो ये 50 लाख लड़के खुश थोड़ी न होंगे। अब तो बात यह भी सामने आ रही है कि जानबूझ करके चुनाव जब एकदम आखिरी में आ जाता है तो वैकेंसी निकालते हैं, इनको भर्ती तो करना है नहीं। इस तरह से खुद ही वो परीक्षा लीकेज करवा देते हैं जिससे उनको मौका मिल जाए। ये बात कहना कि 6 महीने बाद एग्जाम कराएंगे, अभी क्यों नहीं कराएंगे? 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में क्यों नहीं कराएंगे? क्यों 6 महीने में कराएंगे? उसके बाद एक आरओ के 10,000 लड़के लखनऊ में रोज धरना दे रहे हैं, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है और किसानों को पीटा जा रहा है, गोली चलाया जा रहा है, कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है उनके ऊपर। और जो इनकी बुलडोजर संस्कृति है, यह विध्वंस का स्वरूप बन चुका है। ये घबराए हुए हैं। अब पूरे देश में इनकी हार का एक स्वरूप जब इनको दिखाई देता है, तो चूंकि इतने कुकर्म भाजपा वाले कर चुके हैं, तो इनको डर लगता है कि कहीं ऐसी न हो कि मेरी सत्ता जाने के बाद हमारा वह दुर्दशा हो जो महाभारत में दुर्योधन के टीम वालों की हुई थी। क्योंकि दुर्योधन की टीम इतनी अन्याय कर चुकी थी, जब पांडवों की तरफ से मारे जाते थे तो लोग न्याय की भीख मांगते थे, तो उनको याद दिलाया जाता था कि आपने कहां कहां अन्याय किया है, अब आप न्याय की भीख मांगने के लायक नहीं। इसी तरह के वर्तमान में भाजपा जो कार्य कर रही है कि सारे अन्याय की सीमा को पार कर रही है, लेकिन जनता विकल्प की तलाश में है। जनता चाहे गरीबी से, चाहे बेरोजगारी से, चाहे किसानों की लड़ाई से, चाहे ईवीएम की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं,
और किसान का दूसरी राउंड ये चल रहा है, उनका हड़ताल। इस तरह के जनता तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो इनके प्रतिनिधित्व करता है, जैसे किसान होने का नकली खोखला दावा करते हैं जयंत चौधरी हों, चाहे गरीबों के नेता अपने आप को ओम प्रकाश राजभर हों, ये सारे लोग बिक जा रहे हैं और इनकी कीमत बहुत कम है। ये लोग भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी कांग्रेस में हमको कहीं न कहीं कमी दिखाई देती है कि कांग्रेस में अनिर्णय की स्थिति है और संगठन इनका कमजोर है। ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं समय से, इसी वजह से जीती हुई इनका मध्य प्रदेश जो है हार गए। ये लोग कोई निर्णय लेने वाला नहीं रहा और आखिरी में नाथों के नाथ कमलनाथ जी जो है उल्टा सीधा बयान भी देते हैं और अंत में हारने के बाद फिर उसी भाजपा में अपने बेटे के सहित लाइन लगा लेते हैं जाने के लिए। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस अपनी सीट को घोषित करने में जो अनिर्णय की स्थिति में है या संगठन को मजबूत करने पर काम नहीं कर रहे। राहुल जी और अखिलेश जी मिलकर जो रोड पर जो न्याय यात्रा में चल रहे हैं और इतनी पब्लिक उनके साथ है, पीछे खड़ी है, पब्लिक का उनके साथ आना और बिहार में तेजस्वी के यात्रा के पीछे जो पब्लिक साथ आ रही है, वह ये दिखाता है कि हम भाजपा का विकल्प बनना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस की संगठन पर भी ध्यान देना चाहिए, या जो इनके थिंक टैंक है या जो निदेशक है इनके, इन लोगों को सही समय पर निर्णय लेना चाहिए। अभी तक ये लोग अपना प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाते हैं, या सभी लोग कह लीजिए कि राहुल के पीछे ही दौड़ रहे हैं। राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, राहुल जी के पीछे पूरे देश की जनता भाग रही है। कांग्रेस के जो संगठन करता है उनको संगठन का काम करना चाहिए, सही प्रत्याशियों का निर्णय समय से देना चाहिए। और जनता तो इस बार भाजपा का हमको लगता है पूरी तरह से इलाज करने का मन बना लिया है। अगर 35 सीट भी जीत जाती है इंडिया गठबंधन यूपी में, तो पूरे देश में भाजपा का सफाया तय है। मोदी का विकल्प खुद जनता है। जनता समय समय पर अपना रूप दिखा रही है, चाहे नौजवान के रूप में, चाहे किसान के रूप में, चाहे जवान के रूप में। जैसे मिलिट्री में जो भर्ती हो रहे हैं लड़के अग्निवीर के रूप में, वह भी छोड़ करके भाग रहे हैं। इनके व्यवस्था से, इनके कार्य प्रणाली से जनता के अंदर बहुत आक्रोश है। गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन जनता के विकल्प को कांग्रेस भुना नहीं पा रही। हमको लगता है कहीं न कहीं इनके संगठन में थोड़ी बहुत कमजोरी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जी, आपने सावधान करने का काम किया है। सभी को सावधान रहने की जरूरत है। सपा ने अपनी सूची जारी की है। कांग्रेस को भी जो 17 सीटें हैं उसके अंदर उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी उम्मीदवार आ जाएंगे और एक ज्वाइंट कैंपेन जो है वो तेजी से शुरू होगा। जमाल साहब हमारे साथ में हैं। आपने सभी की बात जमाल साहब आपने सुन ली है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो जिस तरीके की ज्यादतियां हुई हैं उसका एक जो प्रतीक है वो तो आजमी साहब ही हैं, है ना। और आप पूरे जो एक ह्यूमन राइट डिफेंडर के तौर पर भी आप जाने जाते हैं, तो जो ये सिविल सोसाइटी है जो लगातार इसको लेकर के लड़ती रहती है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो जुल्म, चाहे वो बुलडोजर चलाने का जुल्म हो या अल्पसंख्यकों को चुन चुन करके उनके ऊपर जिस तरीके से उन्हें निशाना बनाया गया है, इस सब का क्या असर होगा? क्या वो सब वोट के तौर पर तब्दील हो पाएगा? वो एकजुट हो पाएगा? क्या लोग जो है ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक विकल्प 80 सीटों के ऊपर अगर एक तगड़ी फाइट होती है, और मेरा एक सीधा सवाल ये कि अगर दोनों पार्टियों का अगर विधानसभा का ही अगर जोड़ दिया जाए तो वो 40+ हो जाता है, 40% से ज्यादा वोट हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि 40% से सपा कांग्रेस गठबंधन की शुरुआत एक लोकसभा में होगी,
ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसी से आगे की बात आगे बढ़ेगी। जी जमील साहब। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। ये जो चर्चा हो रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की, और पूरे देश के अंदर जो इंडिया गठबंधन बना हुआ उसका एक यूनिट उत्तर प्रदेश है, और जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन हुआ है। और ये गठबंधन तब हो रहा है जब हिंदुस्तान में पूरे देश के अंदर फासिस्टवादी ताकतों ने पूरे मुल्क को और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को, मुल्क के न्यायपालिका को, चुनाव आयोग को, ईडी को, इन सारी संस्थाओं को उसने बिल्कुल कुचल दिया है, मसल दिया है। और देश की जनता विकल्प की तलाश कर रही है। और देश की जनता विकल्प की तलाश कर रही है, इस बात को इससे साबित होता है कि जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर ईडी और सीबीआई के डर से तमाम सियासी पार्टियां अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं थीं, और आज भी लगभग नहीं तैयार हैं, दाएं बाएं झांक के बोल रही हैं, और नफरत के जो बाजार पूरे देश के अंदर सजाया है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने, पूरे देश में नफरत का कारोबार चल रहा है, नफरत की खेतियां हो रही हैं। और चाहे मंदिर के नाम पर, चाहे मस्जिद के नाम पर, चाहे वो मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला करके किसी न किसी से मैसेज देना है कि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। ऐसे दौर में जब माननीय राहुल गांधी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और फिर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत का पैगाम पूरे देश में दिया, तो लोगों के अंदर एक साहस पैदा हुआ, एक हिम्मत पैदा हुई, और उनके एक साथ एक भीड़ लाखों की संख्या में उनके साथ चलना शुरू हो गई। और देश को लगा कि नहीं, इस फासिस्टवादी ताकत से लड़ने के लिए अभी कुछ लोग हैं जो सीना तान के चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, और वो लड़ सकते हैं। और देश की जनता ने उन्हें विकल्प के रूप में तलाशने के लिए, विकल्प के रूप में देखने लगी और उनके साथ चल दिया। जनता को विकल्प चाहिए, नेता कम समझ रहे हैं, लेकिन जनता ज्यादा समझ रही है कि हमें विकल्प नहीं मिलेगा। तो इस मुल्क का जो संघीय ढांचा है, इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस मुल्क का जो भाईचारगी का जो ताना बाना है, वह सब तितर बितर हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए इस व्यवस्था को, तानाशाही व्यवस्था को, फासिस्टवादी ताकत को हमको किसी भी हालत में देश से मुक्त कराना है। इसलिए राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश के अंदर लोग, नौजवान, व्यापारी, किसान, महिलाएं, जो किसी राजनीतिक पार्टी से जिनका संबंध नहीं है, वह बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कांग्रेस, राहुल गांधी के नेतृत्व में विकल्प की तलाश में खड़े हो गए। और राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश में आते हैं, ऐसा नहीं, राहुल गांधी से भी 55 घंटे पूछताछ हुई, सारे अकाउंट उनके खंगाले गए, सारे उनके पासपोर्ट चेक किए गए। सब कुछ करने के बाद जब कुछ नहीं मिला, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक ऐसा आदमी है जो जिसके खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है, जिसके खिलाफ ईडी और सीबीआई भी कुछ नहीं कर सकती है, इसीलिए उस सीना तान करके पूरे देश में घूम रहा है, उसे जेल जाने किसी तरीके की गुरेज नहीं। और राजनीति करने वाला व्यक्ति अगर जेल जाने से डर जाए तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम समझते हैं हम राजनीति नहीं कर रहे, घुटना टेक रहे हैं। और दूसरी चीज जो इस गठबंधन को मजबूत कर रहा है, गठबंधन को जो कमजोर कर रहा है, वह कर रहा है जो अवसरवादी राजनीति। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी, जिसके पास बड़े पैमाने पर विधायक हैं, जिसके पास मोहल्ले से लेकर, तहसील से लेकर, जिला हेडक्वार्टर तक, कमिश्नरेट तक उसके एक संगठन है, उसके नेता हैं।
अगर इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की सियासत में माननीय अखिलेश यादव जी निकल गए होते, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो इस उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जो जुल्म कर रहा है, जो लोगों को घरों को बुलडोजर से जमींदोज कर रहा है, जो अकलियत के ऊपर जुल्म कर रहा है, जिसका नाम लेना वो शायद गुनाह समझते हैं, अकलियत शब्द ने मुसलमान नहीं कहना चाहते अपने मुंह से, वो अगर वो घर से निकल गए होते तो आज इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही नहीं बदलती। क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो दिल्ली की तस्वीर बदलने का काम उत्तर प्रदेश करता है। और आज भी गठबंधन जो कर रहे हैं उसमें यहाँ छोटे छोटी पार्टियां हैं। कल उन पार्टियों से समाजवादी पार्टी के लोग समझौता करते तो आज उनको भी बुलाना चाहिए था, कम्युनिस्ट पार्टियों को बुलाना चाहिए था, और दलों को बुलाना चाहिए था। एक बृहद रूप से आपको बड़े पैमाने पे गठबंधन करना चाहिए था उत्तर प्रदेश में। आप कांग्रेस की सीट डिसाइड कर दे रहे हैं, आप सबकी सीट डिसाइड, बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य आप क्या चले जाते हैं। एक लकीर उत्तर प्रदेश की सियासत में खींचने वाला व्यक्ति, आपने उसको कहा ये इनका व्यक्तिगत राय है, और आज वो बाहर चले गए। किन वोटों को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश जी? गठबंधन किससे करना चाहते हैं? क्योंकि गठबंधन के वह स्वामी प्रसाद मौर्य और छोटे छोटे दल जो हर गांव में जिनकी संख्या मात्र से मात्र 15 और 20 वोट की होती है और पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लाखों की हो जाती है, वह सारे वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। उनको रोकने का क्या विकल्प है आपका? आपका संगठन बहुत मजबूत है, और आपका संगठन क्या कर रहा है बूथ लेवल के अंदर? आपके 8 विधायक पहुंच गए, क्यों? उनका क्या रोष था? उनको सिर्फ ये गुस्सा थी कि जया बच्चन को बार बार क्यों भेजा जा रहा है। जो लोग लड़ रहे हैं पार्टी के अंदर, जो जान दे रहे हैं पार्टी को, तो हमको ऐसा नहीं लगता कि वहां भी कोई डेमोक्रेसी लोकतंत्र है या नहीं। लेकिन ये इस गठबंधन को और मजबूत करने की जरूरत है, और अकेले सिर्फ इस बात पर कि कांग्रेस पार्टी जिसका कमजोर संगठन है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन सबसे मजबूत जो पार्टी है, जो यहाँ के नेतृत्व कर रहे हैं माननीय अखिलेश जी, उनको चाहिए कि और पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियों के पास विधायक नहीं है, उनके पास एमपी नहीं, लेकिन आज भी कोई ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है जहां उनके पास 10,000 15,000 अपने कार्यकर्ता ना हो। तो क्यों नहीं आपने उनको बुलाया? ये कौन सा गठबंधन कर रहा है? पूरे देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टियां आपके साथ करी, मैं कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन एक बात कह रहा हूं मैं कि आपको गठबंधन बनाना है तो बड़े पैमाने पर आपको बनाना चाहिए। आप सब अपनी पार्टी का टिकट तो आप डिसाइड कर रहे हैं, सीटें दूसरी पार्टियों को भी कर दे रहे हैं, तो गठबंधन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोचा है। और हमें नहीं लगता है कि ये या कि इसको और साफ दिल से और मजबूती से इसको लोगों को जो हम लोगों ने छोड़ दिया है उनको साथ लिया करके उनको भी जोड़िए अपने साथ। हमसे एक एक वोट जोड़ने की जरूरत है। अगर एक गांव में 10 वोट कम्युनिस्ट पार्टी के तो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक एक वोट महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, इसलिए बृहद रूप से उनको भी जोड़ने की जरूरत है। क्योंकि आज किसान आंदोलन कर रहा है, किसान 2 साल लगभग 1.5 साल आंदोलन किया जिसमें 800 किसान शहीद हो गए, फिर शहादत शुरू कर दिया है किसानों ने पूरे। और ये वहां वह सरकार जो जनता से चुनी हुई सरकार कही जाती है, वह सरकार किसानों के रास्ते में कीले ठुकवा रही है। इसका मतलब उस सरकार को ये मालूम है कि हम जनता की ओर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम चंडीगढ़ के फार्मूले पे इलेक्शन जीत लेंगे, इसलिए वो किला ठुकवा रही है। वरना लोकतंत्र के अंदर जनता की ताकत के सामने कोई बड़ा से बड़ा तानाशाह तक रुका नहीं और टिका नहीं। और ऐसे मौके पर ये मोदी दिल्ली की सड़कों पर किले ठुकवा रहा है किसानों के सामने, बुलडोजर लगा रहा है किसानों के सामने। तो ये आप समझ लीजिए कि आपको वोट्स की संख्या से भी आपको संघर्ष करना है, आपको सबसे पहले अपनी बूथ की रखवाली करना है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि हम अपना इलेक्शन वहां हो वहीं रुक जाए।
और आगे की हम बातें छोड़े, लेकिन बूथ की रखवाली अगर आप नहीं कर पाए तो इतने फेज में इलेक्शन है, आपकी सारी ईवीएम बदल दी जाएगी और कुछ नहीं होगा। और उसी ईवीएम के बदौलत आज किले ठोक रहा है मोदी और योगी हुए किसानों के सामने, और आज भी किसान शहादत देने के लिए मजबूर है। नौजवान शहादत दे रहा है, विद्यार्थी शहादत दे रहा है, किसान शहादत दे बहुत रहा है। शुक्रिया जमील भाई, समय कम रह गया है, इसलिए एक बार एक टिप्पणी जो है छोटी हम लोग साथियों की और ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अरुण त्रिपाठी जी, आपसे मैं चाहूंगा, धन्यवाद सर, आपके धन्यवाद। बाद में भी आपने टिप्पणियां सुनी, आपके पहले भी आपने टिप्पणियां सुनी, आप क्या कहना आप चाहेंगे? बहुत सारी सावधानियां बरतने की जरूरत है, अपने गठबंधन को विस्तार करने की जरूरत है, ये ध्वनि जो है वो पूरी चर्चा से निकल करके आई है। आप क्या कहेंगे? जिस तरीके की खरीद फरोख्त है, जो ईवीएम का खतरा है बूथ के स्तर के ऊपर, और जो देख रहे हैं कि पीडीए तो मजबूत हो रहा है, लेकिन बाकी सब लोग जो है एक तरीके से पोलराइज हो रहे हैं, तो इस सब को कैसे निपटा जाएगा? अरुण त्रिपाठी जी। जी सुनीलम जी, एक बात जो बहुत दुनिया के स्तर पर कही जाती है कि टीना, देयर इज नो अल्टरनेटिव, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज के लेवल पर कही जाती है। भारत में राजनीतिक रूप से वो बात जो है वो पूरे अखिल भारतीय स्तर पर जो है वो दोहराई जाती है। जो सरकार समर्थक मीडिया है या जो संघ परिवार का संगठन, उसके जवाब में जो है जो विकल्प प्रस्तुत किया गया था वही था कि सोशलिज्म इज द अल्टरनेटिव, टीना वर्सेस सीता। तो और वही बात जो है इस देश में उत्तर प्रदेश में लागू होती है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म के नाम पर अनैतिक राजनीति चल रही है और दूसरी तरफ इस देश में सत्य और अहिंसा की संवैधानिक राजनीति की जरूरत है। और इंडिया गठबंधन का जो वैचारिक और सैद्धांतिक आधार है वो सत्य और अहिंसा के को आधार बनाते हुए वो एक संवैधानिक राजनीति है। और वह राजनीति जो है वो मुझे लगता है कि वही उसकी असली ताकत है। पैसा, संगठन और कार्यकर्ता, ये सब सारी चीजें मेरे लिए जो है वो मायने रखती हैं, लेकिन उतना ज्यादा मायने नहीं रखती जितना एक सत्य का वैचारिक आधार है। और अगर जो है इस जनतंत्र में, इस देश में सत्य और अहिंसा के लिए कोई ललक है, कोई जो है वो इस देश की जो है वो आत्मा में कोई चीजें हैं, जागृति है, तो वो जरूर अपना असर दिखाएगी। इस लोकतंत्र में विकल्प फेंकने की अद्भुत क्षमताएं हैं। 1989 में भी लोग नहीं कह रहे थे कि कांग्रेस को हराया जा सकता है, ऐसे ही आज लोग मान रहे हैं कि भाजपा को हराया नहीं जा सकता। लेकिन वैसा ही कुछ चमत्कार मुझे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है 2024 में। और मुझे लगता है कि एक जो है सत्ता का परिवर्तन, अखिलेश में भी कमियां हैं, राहुल में भी कमियां हैं, कांग्रेस में भी कमियां हैं, सपा में भी कमियां हैं। और कमियां ना होती तो विपक्ष में ना होते, सत्ता में होते। लेकिन ये कमियां असंवैधानिक नहीं, ये कमियां अनैतिकता की नहीं, ये कमियां हिंसा की नहीं है, ये कमियां जो है वो झूठ की नहीं, ये कमियां जो है वो असत्य और जो है वो एक तरह से अनैतिकता पर आधारित जो सत्ता है उसको इनकार करने की है, उसको ठुकराने की है। इसलिए ये इनकी ताकत है, मैं इनको कमियां नहीं कहूंगा। बाकी सबको जोड़ने की बात है, उससे मुझे कोई इनकार नहीं है, वो करना चाहिए और वो प्रैक्टिकल प्रोसेस होती है। और उसको लेकर के मैं ना राहुल गांधी को ना अखिलेश को बहुत खारिज करना, बहुत विलेन बनाने के पक्ष में नहीं हूँ। ये बात जरूर है कि ये बात राहुल जी को भी देखनी चाहिए कि कौन उनका विश्वसनीय है, ये बात अखिलेश जी को भी देखनी चाहिए कि कौन उनका विश्वसनीय है। कई बार पार्टी में जो बहुत पुराने लोग होते हैं उनकी उपेक्षा की जाती है और बाहर से नए और चमकदार लोग लाए जाते हैं और उम्मीद होती है कि उनसे बहुत चमत्कार हो जाएगा, लेकिन वो धोखा देते हैं और चले जाते हैं और खास मौकों पे काम नहीं आते। समाजवादी पार्टी में भी मेरी जानकारी में ऐसे 1 दर्जन लोग हैं जो बहुत वरिष्ठ हैं, अपना जीवन दे दिया और अयोध्या आंदोलन से लेकर के हर जगह तक, लेकिन वो हाशिए पर हैं। और ऐसे लोग जो बाहर से लाए गए वो चमकदार बने और वो फिर जो है पार्टी को धोखा दे के चले गए। ऐसे ही कांग्रेस में भी जो कमलनाथ की बात हुई, तो मुझे लगता है कि यह एक अपने आप में जो है वो होशियारी रणनीति होनी चाहिए। लेकिन इस गठबंधन का एक वैचारिक, सैद्धांतिक और नैतिक आधार है और वही इसकी ताकत है और मैं उसे स्वीकार करते हुए इसके विजय की कामना करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे देश में इस समय जो है सीधे सीधे दिखाई पड़ता है कि एक तंत्र बनाम लोकतंत्र का मामला है, और लोकतंत्र नाम ही विकल्प का है। एक तंत्र में विकल्प नहीं होता है, विकल्प लोकतंत्र का नाम है। तो यह कोई कहे, और हमारे देश के नस नस में जनतंत्र लोकतंत्र विद्यमान है, भरा हुआ है, हमारे नसों में जनतंत्र का खून दौड़ता है। और एक चीज और भी है कि इस पूरे राजनीतिक व्यवस्था में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास अपना, लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा कार्यकर्ता है, वहां सब के सब कर्मचारी हैं। कार्यकर्ता है तो वो समाजवादी पार्टी के पास है, कार्यकर्ता है तो वो समाजवादी दर्शन के पास है, कार्यकर्ता है तो वो समाजवादी आंदोलन के पास है। और यह जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस और सपा का, खास करके अभी जो मामला अपना दिखाई पड़ रहा है, या अगर हम एज होल पूरा देखें तो ये जो इंडिया बना है, इंडिया के जितने भी घटक हैं, इसकी यही खूबसूरती है इंडिया की कि तमाम प्रांतों में जो वहां के क्षेत्रीय दल हैं वो बहुत ही मजबूत हैं, और उनकी मजबूती इस स्तर की है कि ये राष्ट्रीय दल उनके सामने कुछ नहीं है। लेकिन वो सब लोगों को मिला करके, और इसका एक जो पिलर बनने वाला है कांग्रेस पार्टी, जो कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन कम्युनिस्ट आंदोलन भी है, ये कम्युनिस्ट पार्टियां भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो इस तरीके से यह राष्ट्रीय पार्टियों का समन्वय और प्लस क्षेत्रीय दलों का उनके साथ सहयोग, ये मिलाकर के जो विकल्प की स्थिति बन रही है हमारे देश में, वो अपने आप में अद्भुत है और अपराजेय भी है। हम तो ये कहेंगे कि ये पूरी दुनिया का ध्यान टिका हुआ बनारस पर, तो कि बनारस क्या होगा, इनका कोई विकल्प नहीं है मोदी का। मैं कह रहा हूं कि मोदी यहां कुछ नहीं है, मोदी यहां कुछ नहीं है। मोदी ने यहां बनारस को पूरा तबाह किया है, पूरी बनारसीपन को तबाह किया है, ये बनारसी दर्शन को उन्होंने तबाह किया है, यहाँ के कल कारखाने तबाह किए हैं, रोजगारी, ये बेरोजगारी दिया इन्होंने। और सबसे बड़ी चीज है कि यह जो इन्होंने कर्मचारी पाल रखे हैं, उन कर्मचारियों को पैसे का तो भुगतान करते ही हैं। हमारे पूरे बनारस को इन्होंने चरागाह बना दिया है अपने अय्याश कार्यकर्ताओं के लिए और अपने नेताओं के लिए। और उसका प्रमाण सीधे सीधे हमारे कितनी बार पकड़ाया गया है, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का इतना जो हमारा पवित्र मंदिर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसके अंदर जिस तरीके की इनकी हरकतें होती हैं, बच्चियों के साथ खुला छोड़ दिया गया है इनके अपने लंपट लोगों को, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे अपने किसानों के खेतों में रोसाण छोड़ दिए हैं। तो इस तरीके से ये सारे, लेकिन इनको समेटने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को समेटने के लिए जो संगठन होना चाहिए, जो सांगठनिक काम होना चाहिए, जो सांगठनिक ढांचा बनना चाहिए, वो सांगठनिक ढांचा आज की तारीख में नहीं है। और अभी भी वो, चूंकि कार्यकर्ता हमारे इतने प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं और इतने ट्रेंड कार्यकर्ता हैं और इतने डिवोटी कार्यकर्ता हैं कि उनको इकट्ठा होते भी देर नहीं लगेगी। जिस दिन काल हो जाए, लेकिन वह काल होगा कब और वो स्थिति कब आएगी, तो उस स्थिति को तत्काल उसको बनाने की वो जरूरत है। और बनारस की सीट चूंकि कांग्रेस को दे दी गई है, तो इसलिए कांग्रेस की अब जिम्मेदारी यहाँ के लिए खास करके ज्यादा बनती है। और ये कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर है, ऊर्जावान अध्यक्ष है। और सबको मिला करके, सबको जोड़ करके जो जज्बा आगरा में पैदा हुआ था, अगर वो स्थिति, अगर वो अखिलेश, अगर वो कम्युनिस्ट पार्टियां उस जज्बे के साथ बनारस से ही जुड़ गई होती, चंदौली से ही जुड़ गई होती, तो हमको लगता है कि आज जो बिहार में वो सैलाब उठा है ये तेजस्वी के साथ, उससे बड़ा सैलाब उत्तर प्रदेश में उठ गया होता। एक तो हम अपने समय को हम वो पहचान नहीं पाते हैं कि किस समय कब कैसे अटैक होना चाहिए। कांग्रेस में जो भी विलंब हो रहा है ये अपने प्रत्याशियों के चयन में, और जिस तरीके से अखिलेश यादव की भी मजबूरी में कहिए अपना, चाहे जैसे अभी समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन यह तो एक टैक्टिस है। आदमी अपने अंदर भी तो अपना विचार करेगा। कल अगर ये चुनाव घोषित हो जाएगा तो फिर हम कैसे क्या करेंगे। तो हमारी तैयारी होनी चाहिए, और हमारी तैयारी पूरे प्रदेश भर में है, पूरे प्रदेश ही नहीं है, अब तो हमको और भी प्रदेश देखना है। तो इन तैयारियों को कैसे हम संयमित कर दें, कैसे हम नियमित करें, और अब उसमें इंडिया गठबंधन के जितने भी मजबूत दल हैं, अपने राष्ट्रीय
ये राष्ट्रीय दल में कांग्रेस पार्टी है, अपनी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं और भी अपने जितने दल हैं और नहीं ये समाजवादी पार्टी है। अब जरूरत है इन सारे लोगों को एक साथ बैठ करके एक रस होकर के पहले अपना दिल तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद अपने सारे कार्यकर्ताओं को भी एक रस करना पड़ेगा, एकजुट मिलाना पड़ेगा। और फिर जब वो एकजुट कार्यकर्ता नीचे जमीन पर उतरेगा तो जनता में तो आक्रोश है, जनता तो विकल्प देने के लिए मन बना चुकी है, बस जरूरत है उनको समझने की, और वो बहुत ही जल्दी अब हम लोग उसको कार्यरूप देंगे। तो आज हमने इस तरीके से देखा कि ये जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन, और ये केवल कांग्रेस और ये सपा का गठबंधन नहीं है, ये पूरे इंडिया का गठबंधन है। और आज जो हमने सीख लिया है, और ये तो हम लोग जानते हैं कि हमारा मुकाबला जिस दम्भी जिस उस आदमी से है, उससे मुकाबला करने में ही ये सारी अड़चनें सामने आएंगी। तो आप सारे साथी जुड़े हमारे साथ, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जमील आजमी साहब, मोतीलाल यादव जी, अरुण त्रिपाठी जी,